हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूपीएससी गो चैनल। हम डेली द हिंदू एनालिसिस के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करते हैं। आज हमारा 10 नवंबर है और 9 नवंबर की 9 नवंबर के टॉपिक्स हम कंप्लीट कर रहे हैं। धीरे धीरे आपको मेरे आर्टिकल बहुत अच्छे लगने लग जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे सारे नोट्स हैंड रिटन नोट्स है। आपको बहुत ही ईजी, सिंपल और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सारे नोट्स मिलने वाले हैं और ये आपको इतने अच्छे लगने वाले हैं, ये मेरी शॉर्ट गारंटी है। और अगर आपको कोई कमी लगती है तो आप मुझे तुरंत कमेंट कीजिए, मैं इसमें ज़रूर इंप्रूवमेंट करूँगा। अगर मैं साथ में टेलीग्राम का लिंक भी दे रहा हूँ, आप उसको चैनल को शेयर सब्सक्राइब की मतलब उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा और इसकी वीडियो की PDF भी अवेलेबल हो जाएगी। चलो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं। अभी हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी क्या हुआ, दिल्ली के अंदर जो कॉनॉट प्लेस है वहाँ पर स्मोक टावर को रिस्टार्ट कर दिया गया है आज से। ऐसा हमारे जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर है उन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट को ऐसा ऑर्डर दिया है कि आप इसको स्टार्ट कीजिए। तो इतने टाइम हो गया ये स्टार्ट नहीं हुआ था, तो अभी हमारे लिए क्या काम की न्यूज़ है? स्मोक टावर। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं स्मोक टावर क्या होता है। तो स्मोक टावर का मतलब होता है कि ऐसे स्ट्रक्चर जिनको डिजाइन किया जाता है वर्क एज एयर प्यूरीफायर्स, यानी एयर प्यूरीफायर्स के लिए स्मोक टावर के, जैसे मैं आपको एक बार पहले इमेज देख लो, मैं आपको इसी से समझा दूंगा। अभी जैसे ये स्मोक टावर है, इसमें क्या होता है कि ये नीचे की साइड में ये इसके अंदर इससे ये जो आपको दिख रहे हैं इमेज के अंदर, इससे हवा बाहर निकलती है और इसके ऊपर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है जो हवा को, दूषित हवा को अंदर खींचता है। उसके अंदर मल्टीपल लेयर्स बनी होती है, किसकी? फिल्टर की। और जब वो फिल्टर मल्टीपल लेयर्स क्या करती है इस हवा को बाहर निकालने का काम करती है, जो उसमें से दूषित हवा को वो फिल्टर करके अच्छी हवा, शुद्ध हवा, फ्रेश एयर को बाहर निकालने का काम करती है। तो ये काम किसका है? स्मोक टावर का है। अभी आप समझो, अब मैं समझा देता हूँ स्मोक टावर क्या होता है। बहुत सिंपल है। सबसे पहले स्मोक टावर का मतलब होता है स्ट्रक्चर्स डिजाइन टू वर्क एज एयर प्योरीफायर्स, यानी स्ट्रक्चर जिनको डिजाइन किया गया है ताकि हम एयर प्योरीफायर्स के मतलब एयर, ऐसे स्ट्रक्चर जिनको इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि वो एयर प्योरीफायर के रूप में काम कर सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर मल्टीपल लेयर्स होती है एयर फिल्टर्स की। चाइना हैज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्मोक टावर। अब इस चीज़ को समझो, चाइना के अंदर क्या होता है, चाइना जो वर्ल्ड के अंदर चाइना देश है उसके अंदर वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्मोक टावर है। मतलब वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्मोक टावर कहाँ है? चाइना के अंदर। वर्किंग कैसे करता है स्मोक टावर? तो डाउन ड्राफ्ट एयर क्लीनिंग सिस्टम होता है किसके अंदर? स्मोक टावर में। वेयर पोल्यूटेड एयर इज सक्ड, जहाँ पर पोल्यूटेड एयर को अंदर खींच लिया जाता है एट ए हाइट ऑफ 24 मीटर एंड उस फिल्टर्ड एयर को रिलीज किया जाता है एट द बॉटम ऑफ टावर। जो मैंने आपको बॉटम दिखाया था उस टावर का, वहाँ से जो शुद्ध हवा उसको रिलीज किया जाता है। इसको डेवलप किया गया था टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा। उसमें IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली ने भी उसके साथ में कोऑपरेट किया था और उनके सबके कोऑपरेशन सहयोग के साथ में हुआ था। इन दिल्ली के अंदर PM10 इंक्रीज हो गई है कितनी? 2.28% से 228% से 333%। सोचिए 200 से 300% अगर PM10 पर्टिकुलेट मैटर जो PM10 है, जिसको एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर जिसको मेजर किया जाता है, मतलब जो इस एलिमेंट्स को, जिस केमिकल को हम एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर मेजर करते हैं, कौन कौन से? PM10 को, PM2.5 को, उसके अलावा ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इस तरह जो भी ये सारी चीज़ें हैं इनको हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। उसके अंदर क्या सिस्टम है, आप मेरी बात को समझो। जो पर्टिकुलेट मैटर 10 है उसको दिल्ली के अंदर वो मतलब 300% तक इंक्रीज हो गई है। आप सोचिए इतनी ज़रूरत है, इसलिए हमको स्मोक टावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन इसके अंदर एक सबसे बड़ा इश्यू क्या है, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। एक टावर लगाने के लिए 20 से 21 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। तो आप सोचिए कैसे लगाएंगे? तो इसका यही सोल्यूशन है कि आप उसको उस जगह लगाइए जहां बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, जहां पर सीवर क्वालिटी का एयर क्वालिटी इंडेक्स हो रखा है 450 से ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स जहाँ हो रखा है, वहाँ पर आप क्या लगा दीजिए? आप लगा दीजिए स्मोक टावर। उसके अलावा फ्रेश एयर अप टू 1 किलोमीटर ओनली, और ये सिर्फ 1 किलोमीटर के एरिया में ही फ्रेश एयर, जैसे कहीं पे स्मोक टावर लगा दिया तो उसके आसपास के 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर ये फ्रेश एयर कर देगा, बाकी उसके आगे नहीं पहुंचाएगा। तो आप इस चीज़ को समझो कि अगर हमने इतना कॉस्टली 20 से 21 करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट किया है किसी चीज़ पे और वो केवल 1 किलोमीटर के एरिया को ही शुद्ध हवा प्रोवाइड कर रहा है, तो बाकी दिल्ली का क्या होगा? और दिल्ली तो कितना बड़ा है, आप सोचिए कितने स्मोक टावर लगाने पड़ेंगे वहाँ पर। इसलिए इस चीज़ को ध्यान देने की जरूरत है। ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद में एक टॉपिक और समझ लेते हैं। ये तो हो गया स्मोक टावर। एक सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया है इंपॉर्टेंट वार्निंग फॉर व्हाट्सएप यूजर्स। इस चीज़ को समझो, ये सिर्फ न्यूज़ है, ये हमारे लिए काम की नहीं है, बट इसको समझना बहुत जरूरी है एज ए जनरल इन्फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि देखो अभी क्या होता है, जैसे हमारे पास क्या व्हाट्सएप, हर आदमी आजकल इंडिया के अंदर 90 से 95% लोगों के पास मोबाइल है, और जिसके पास मोबाइल है उसमें से 90% से 95% लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे किसी के मोबाइल नंबर है कुछ भी 1 to 10 कुछ भी मान लो, उसके मोबाइल नंबर से उसने व्हाट्सएप नंबर को चला रखा है। अब जनरली क्या होगा, आदमी व्हाट्सएप चलाता है, उसके बाद वो क्या करता है, व्हाट्सएप चलाता जाएगा, और जब कभी कभी क्या होता है हमारी सिम डीएक्टिवेट हो जाती है या सिम बंद हो जाती है, तो हम न्यू सिम इशू करवा देते हैं। लेकिन जो पुराने नंबर से व्हाट्सएप चल ही रहा होता है, क्योंकि हमने उसमें से अकाउंट की हिस्ट्री को डिलीट नहीं किया होता है या अकाउंट को डिलीट नहीं किया है व्हाट्सएप के यहाँ से, तो अगर ऐसा नहीं किया है तो ये आपके लिए बहुत गलत हो सकता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि न्यू सिम इशू करने के बाद हम नई सिम यूज़ करते हैं, और जब पुरानी सिम है वो 4-5 महीने तो डीएक्टिवेट रहती है, लेकिन उसके बाद कंपनी उस नंबर को दूसरे व्यक्ति को अलॉट कर देती है, और जब वो खुद उस सिम से व्हाट्सएप चलाएगा उसका, तो हमारे व्हाट्सएप पे जो डेटा होगा वो उसके मोबाइल में चला जाएगा, तो उससे हमारी प्राइवेसी को खतरा है, हमारा कुछ पर्सनल डेटा हो वो दूसरी जगह चला जाएगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा इशू है, तो आपको इस चीज़ को जानने की जरूरत है। अब
क्या जानने की जरूरत है आपको कि अब सुप्रीम कोर्ट ने ये इशू किया है कि इंपॉर्टेंट वार्निंग फॉर व्हाट्सएप यूजर्स। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आपको क्या करना है, अगर आप किसी सिम को बंद कर रहे हो तो उससे रिलेटेड जितनी भी सोशल मीडिया पर आपने प्लेटफॉर्म्स बना रखे हैं उस नंबर के थ्रू आप उन सारे अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, तभी जाके आपकी प्राइवेसी बनी रहेगी। और इसके लिए यूजर को खुद रिस्पॉन्सिबल बनना होगा, क्योंकि अभी जस्ट क्या हुआ, एक केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक व्यक्ति ने पिटीशन डाली है और उसने पिटीशन में क्या डाला है, उसके अंदर उसने पिटीशन में डाला है कि आप ऐसा कीजिए कि जो सिम एक बार बंद हो जाती है उस नहीं मतलब वो सिम किसी दूसरे पर्सन को इशू ना हो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई है कि आप टेलीकॉम कंपनी को ऐसा ऑर्डर दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम इस मामले में दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम यूजर्स को वार्न कर रहे हैं कि आप ऐसा कीजिए कि व्हाट्सअप अकाउंट अगर आप किसी नंबर को चेंज कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो भी व्हाट्सअप अकाउंट था आपका उसको आप डिलीट कर दीजिए, उसकी हिस्ट्री डिलीट कर दीजिए और फिर आप नए नंबर को जोड़िए। ऐसा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने यूजर्स को वार्न किया है। तो ये इन्फॉर्मेशन जानना आपके लिए बहुत जनरली बहुत ज़्यादा जरूरी थी, इसलिए इसको ऐड की है। अब नेक्स्ट टॉपिक समझो। एक गाजा अभी एक एयर पोल्यूशन से रिलेटेड भी एक एडिटोरियल आया है, उसके अलावा क्लाउड सीडलिंग से रिलेटेड टॉपिक आया है और एक गाजा स्ट्रिप। तो अभी हम सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले जैसे हमने क्या पढ़ लिया है, एक तो ये पढ़ लिया है स्मोक, जो आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मतलब। और उसके बाद अब नाउ दिल्ली प्लान्स नवंबर रेन टू ब्रीथ इजी। तो कैसे दिल्ली ने प्लान किया है कि हम नवंबर में बारिश करने की कोशिश करेंगे, नवंबर या दिसंबर में वो क्या करने वाले हैं, आर्टिफिशियल रेन करेंगे। जिससे क्या होगा, आर्टिफिशियल रेन से क्या होगा, जो पोल्यूशन है उसमें थोड़ा कम होने के चांस है। तो इसका मतलब क्या है, आर्टिफिशियल रेन को क्या बोला जाता है, क्लाउड सीडलिंग। उसका मैं आपको एक दिखा देता हूँ ये ये देखो, इस चीज़ को समझो। देखो क्लाउड सीडलिंग का मतलब क्या होता है, क्लाउड सीडलिंग का मतलब ये ट्रेडिशनल मेथड होता है रेन मेकिंग का सिंस द 1940। अब एक एयरक्राफ्ट क्या करता है, इंजेक्ट करता है। सबसे पहले तो एयरक्राफ्ट होता है, उसके अंदर एक सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड इस टाइप के जो केमिकल्स होते हैं उनका यूज करके हम क्या करते हैं, एयरक्राफ्ट के अंदर उसको मतलब एयरक्राफ्ट के थ्रू उसको जो हमारा वायुमंडल है उसके अंदर उसको सिल्वर आयोडाइड या अदर सब्सटेंस को एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। और जो वहाँ पर जब ऑलरेडी जो क्लाउड बने होते हैं, जब वो उनसे इंटरेक्ट करेंगे, जब सिल्वर आयोडाइड और जो पोटेशियम आयोडाइड है जब वो उनसे इंटरेक्ट करेंगे तो केमिकल मिमिक द पार्टिकल्स दैट सर्व एज सरफेस फॉर, और वो क्या करेंगे, जो ये बादल है उनको कंडेंस बनाने का काम करेंगे। और जैसे बादल कंडेंस हुए और उसके बाद वो धीरे धीरे बारिश के रूप में गिरने लग जाएगा। ये तो मैंने आपको ये दिखाया डायग्राम, बट अब मैं आपको मेरी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको समझानी है वो मैं समझाता हूँ, ठीक है। आप 1 सेकेंड रुकिए। देखो क्लाउड सीडिंग, इट इज़ द काइंड ऑफ वेदर मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी। ये वेदर मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी की तरह है, जिसका काम क्या होता है, आर्टिफिशियल रेन को क्रिएट करना है। इट वर्क्स ओनली व्हेन देयर आर इनफ प्री एग्जिस्टिंग क्लाउड। यानी अगर हमको क्लाउड सीडिंग वाली एक्टिविटी को करना है या आर्टिफिशियल रेन करनी है तो हमको क्या पहले जो एटमॉस्फेयर में प्री एग्जिस्टिंग क्लाउड होना जरूरी है, ठीक है। अब 3 केमिकल का नाम सुन लो। एक तो होता है सिल्वर आयोडाइड, मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको, उसके अंदर जो डायग्राम था उसके अंदर। उसके अलावा पोटेशियम आयोडाइड होता है, एक सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इन तीनों में से किसी भी एक प्रोडक्ट का उसको डंप किया जाता है ऑन द क्लाउड कोजिंग रेनफॉल, जो रेनफॉल का काम करता है उसको क्लाउड पर डाल दिया जाता है इन तीनों में से। अभी आप सोचोगे यार सिल्वर आयोडाइड को क्या हाथ से पकड़ के डालेंगे, नहीं। एक एयरक्राफ्ट में क्या होगा, इन सीड ऑफ जो केमिकल्स होते हैं इनको प्लेन या सिंपली स्प्रे किया जाता है फ्रॉम द ग्राउंड से स्प्रे किया जाता है, या फिर प्लेन के थ्रू उनको बादलों पर छिड़क दिया जाता है, ठीक है। अब प्रोसेस समझो। सबसे पहले सिल्वर आयोडाइड इज रिलीज्ड बाय प्लेन, ठीक है, ये समझ लिया। अब सिल्वर आयोडाइड रीच द टारगेटेड क्लाउड, जब वो टारगेटेड क्लाउड पर पहुंच जाएगा उसके बाद सिल्वर आयोडाइड क्या करेगा, आइस क्रिस्टल्स को क्रिएट करने में मदद करेगा, ठीक है। और आइस क्रिस्टल्स का जब फॉर्मेशन हो जाएगा, नाउ टू हेवी टू रिमेन इन द एयर, और जब आइस क्रिस्टल्स बन जाएंगे तो वो क्या होंगे, एयर में रहना उनका बहुत ज़्यादा हेवी हो जाएगा, वो क्योंकि वो इतने ज़्यादा हेवी हो जाएंगे कि एयर में नहीं रह सकते। तो वो बारिश के रूप में जब ये आइस क्रिस्टल्स क्या करेंगे, बारिश के रूप में, बरसात के रूप में कहाँ गिरेंगे, पृथ्वी पर गिरने लग जाएंगे। अब आप सोचिए इसके एप्लीकेशन क्या है। क्लाउड सीडिंग को टॉपिक को हमने समझ लिया, लेकिन अब इसका यूज क्या है। तो इसका यूज ये है कि हम बरसात कर सकते हैं, कितनी बार कहाँ सूखा पड़ रहा है, एग्रीकल्चर में उसका यूज किया जा सकता है, इकोनॉमी को बूस्ट करने में उसका यूज किया जा सकता है। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर बढ़ेगा तो हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, किसानों को फायदा मिल सकता है। कहीं सूखा पड़ रहा है तो इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक आर्टिफिशियल रेन क्रिएट करके जो वहाँ पर सूखा पड़ने वाला है उसके सूखा को रिमूव करके हम क्या कर सकते हैं, जो किसानों ने क्रॉप उगाई है उसके अंदर मदद कर सकते हैं। उसके अलावा वेदर को रेगुलेट करना, कि अगर हमारा सूखा, वेदर को रेगुलेट करने का मतलब भी अगर बारिश नहीं आ रही तो उसको रेगुलेट करने का काम भी किया जा सकता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा इशू क्या है, क्योंकि कितनी बार क्या होता है कि सिल्वर आयोडाइड को हमने इतनी मात्रा में डाल दिया है जिसकी जरूरत ही नहीं थी, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में बाढ़ आने की संभावना भी है। पोजेज, वेदर प्रॉब्लम जैसे फ्लड आ सकता है। अगर बहुत ज़्यादा सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव कर दिया है, बहुत ज़्यादा आइस क्रिस्टल्स बन गए हैं तो उससे बाढ़ आ सकती है। इतनी बरसात हो गई, इतनी बरसात आ गई लगातार की बाढ़ आ गई, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा कंसर्न है। उसके अलावा ये एक्सपेंसिव होता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एक्सपेंसिव कैसे होता है, क्योंकि आप सोचिए एक तो प्लेन का खर्चा, प्लेन से अगर हमको ऊपर छिड़कना है तो प्लेन का खर्चा लगेगा। उसके अलावा सिल्वर आयोडाइड ये भी बहुत महंगे आते हैं, क्योंकि इनको क्या थोड़ा सा थोड़ी कि भाई 1 किलो डाल दिया, 2 किलो डाल दिया, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसके लिए ये भी कॉस्टली होते हैं, तो एक्सपेंसिव होता है। उसके अलावा ये केमिकल्स बहुत हार्मफुल होते हैं, पोटेंशियली हार्मफुल केमिकल्स, तो ये एक तरह से एनवायरनमेंट को पोल्यूटेंट करने का काम भी करते हैं। ये सबसे बड़ा इशू है, ठीक है। अब एक टॉपिक और चल रहा है न्यूज़ में, गाजा स्ट्रिप। अभी हमने क्या पढ़ लिया है, एक तो हमने क्लाउड सीडिंग यानी आर्टिफिशियल रेन को पढ़ लिया है,
ठीक है। उसके अलावा एक गाजा स्ट्रिप, गाजा स्ट्रिप का जो न्यूज़ इन्फॉर्मेशन भी बहुत चल रही है, वो कहाँ चल रही है देखो मैं आपको समझा देता हूँ अभी। अरे बहुत सिंपल है, चीज़ों को समझते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। देखो ये G7 मीट अपील्स फॉर ह्यूमैनिटेरियन पॉजेज इन गाजा। अब मेरी बात सुनो, अभी क्या हो गया कि इजराइल और पैलेस्तीन का जो वॉर चल रहा है, जिसमें क्या है कि पैलेस्तीन की जगह कौन है, हमास। पैलेस्तीन पीपल तो डायरेक्ट फाइट नहीं कर रहे हैं, बट उनकी जगह जो उनको रूलिंग पार्टी है, वहाँ की जो रूलिंग गवर्नेंस करने वाली, जो एक तरह से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको पूरे वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्री ने उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना है, उसका नाम है हमास। तो अभी क्या चल रहा है, इजराइल एंड हमास का वॉर चल रहा है। 7 अक्टूबर को क्या हुआ कि हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया था, बहुत सारे 5000 रॉकेट दाग दिए थे एक साथ ही। और उसके अलावा इजराइल के अंदर जो वहाँ की महिलाएं थी, उनके साथ रेप किया, उनके बच्चों के किडनैप कर लिया, बहुत सारे बच्चों को मार दिया, और बहुत सारे लोगों को 200 से 250 लोगों को बंधक बनाकर वो हमास में, पैलेस्तीन के जो हमास वो गाजा पट्टी वाला एरिया है उसमें लेकर चले गए। उसके बाद क्या इजराइल ने उनके रिटेलिएशन में वॉर छेड़ दी, और इस तरह अभी तक वॉर चल ही रहा है। तो अभी क्या हुआ था बीच में कि गाजा जो पट्टी है, गाजा पट्टी के अंदर गाजा स्ट्रिप है, वो क्या सिर्फ 41 किलोमीटर की है, एक छोटा सा एरिया है। उसके अंदर उन्होंने, इजराइल ने बोला किनको, कि पैलेस्तीन लोगों को कि आप नॉर्थ गाजा स्ट्रिप को खाली करके साउथ में चले जाइए, क्योंकि हम नॉर्थ के अंदर बहुत सारा बमबारी करने वाले हैं। तो धीरे धीरे लोग निकल के सब साउथ में चले गए हैं, और अभी नॉर्थ वाला है उस पर पूरा इजराइल ने उसको क्या किया है, इतने बम बरसाए हैं कि पूरा नॉर्थ के अंदर जितनी भी बिल्डिंगें थी वो बिल्कुल राख हो चुकी है, एकदम उनका मलबा बन चुका है। तो वो एक तरह से खाली हो गया है पूरा प्लेस। तो अभी हमको क्या समझना है, गाजा स्ट्रिप कहाँ है, गाजा स्ट्रिप की पूरी एक बार लोकेशन समझ लो। उससे क्या बेनिफिट मिलेगा आपको, उसके कारण आपको एक ही बेनिफिट मिलेगा कि आपको अगर यूपीएससी में क्वेश्चन आ जाता है तो आप वहाँ पर उसको अटेंड कर सकते हो, मैपिंग का क्वेश्चन आता है तो बस। और इजराइल और हमास का वॉर आपको समझ ही आ गया होगा कि अभी ऐसा क्यों चल रहा है, तो इसका रीज़न ये है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके अलावा ये मैं बताऊँगा, उससे पहले एक साथ ही साथ एक आर्टिकल और देख लेते हैं। 1 सेकेंड। जो ये आर्टिकल था, दिल्ली प्लान्स नवंबर रेन टू ब्रीथ इजी, इसी के अंदर एक तो क्लाउड सीडिंग हो गया था, ठीक है, वो तो सिंपल था। अब आप सोचिए कि अगर दिल्ली का आ गया है तो इसमें रिलेटेड एक तो दिल्ली पोल्यूशन, उसको भी हम साथ के साथ ही आज कवर करेंगे। वैसे इसमें तो लिखा हुआ नहीं है, बट वी आर कवरिंग इसलिए क्योंकि बहुत दिन हो गए हमको पढ़े हुए, वो बहुत दिन पहले आया था आर्टिकल, तो उसको ऑलरेडी हमने, उसको खूब टाइम हो चुका है, 15 से 20 दिन हो गए, तो उसको साथ के साथ कवर कर लेंगे। दिल्ली पोल्यूशन का जो एडिटोरियल है, और साथ में एक एडिटोरियल और आया है एयर पोल्यूशन से रिलेटेड, उसको भी कवर कर लेंगे। तो दोनों को लिंक करके कवर कर लेंगे। तो ये टॉपिक आज समझ लेते हैं। अभी सबसे पहले गाजा स्ट्रिप को देख लेते हैं। गाजा स्ट्रिप क्या होता है, तो गाजा पट्टी कहाँ है, तो सबसे पहले ये ईस्टर्न मेडिटेरियन बेसिन है, वहाँ पर सिचुएटेड है। इसके वेस्ट साइड में, गाजा पट्टी के वेस्ट साइड में क्या है, मेडिटेरियन सी। इसके नॉर्थ साइड में क्या है, इजराइल। इसके ईस्ट साइड में क्या है, इजराइल। और इसके साउथ वेस्ट साइड में, साउथ जो वेस्ट साइड में इजिप्ट है। तो अभी अगर यूपीएससी में क्वेश्चन आ जाता है गाजा पट्टी कितने देशों को टच करता है, तो 2, एक तो इजराइल को और इजिप्ट को। इजिप्ट 2 कंट्रीज है, उनको टच करने, उनकी बॉर्डर उसको टच करती है। और एक साइड में, इसके वेस्ट साइड में मेडिटेरियन सी है। ये बहुत ही ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। इसमें कम से कम 20 लाख पैलेस्टीनियंस जो लोग हैं वो रहते हैं एक छोटे से एरिया में। इसकी गाजा पट्टी की लंबाई कितनी है, तो 41 किलोमीटर तो इसकी लंबाई है, और चौड़ाई कितनी है, 10 किलोमीटर। बस आप सोचिए इतने से एरिया के अंदर 20 लाख लोग रहते हैं। तो उसको क्या, इसलिए इसको बोला जाता है, बहुत सारे विद्वान इसको बोलते हैं ओपन एयर प्रिजन, यानी खुली हवा की जेल। क्योंकि जेल के अंदर क्या होता है, एक काल कोठरी में एक आदमी बंदा रहता है, वैसे ही इतनी सी छोटी सी जगह में इतने लोग रह रहे हैं, तो इसको ओपन एयर प्रिजन बोला गया है। अब एक चीज़ को समझिए, ओपन एयर प्रिजन तो हमने समझ लिया कि इसको ओपन एयर प्रिजन बोला जाता है, लेकिन इसके साथ में एक छोटी सी चीज़ और इंपॉर्टेंट है कि आप सोचिए कि अभी क्या हो गया है कि इसको आधा, गाजा पट्टी के अंदर भी आधा वाला एरिया बिल्कुल खाली हो गया है। तो अब 41 किलोमीटर का सिर्फ 21 से 22 किलोमीटर रह गया है, जिसके अंदर बचे हुए लोग रह रहे हैं। अब इसकी हिस्ट्री साथ के साथ देख लो, किसकी, गाजा पट्टी की। एक 1967 के अंदर 6 डे की वॉर हुई थी। उस वॉर के अंदर इजराइल ने कैप्चर कर लिया था किसको, इजिप्ट से इस एरिया को, गाजा को इजिप्ट से कैप्चर कर लिया था इजराइल ने। जब 1967 की वॉर हुई थी, उसमें क्या, इजराइल के अगेंस्ट में जितनी भी ये सऊदी, जो ये अरब कंट्रीज़ है, उन्होंने इसके अगेंस्ट, इजराइल के अगेंस्ट वॉर छेड़ दी थी। उस 6 डेज वॉर के अंदर इजराइल ने जीत हासिल की, और जीत हासिल करने के साथ गाजा को कैप्चर कर लिया। पर 2005 के अंदर इजराइल ने गाजा को छोड़ दिया, कि विड्रॉ कर दिया वहाँ से, और वापस इजिप्ट, मतलब एक गाजा पट्टी को बिल्कुल ही छोड़ दिया, इजराइल ने उसको मुक्त कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, 2007 के अंदर धीरे धीरे हमास शासन में आ गया, और हमास की रूलिंग बढ़ने लगी। हमास वैसे 1980 से ही, 1980 के दशक से ही उसने रोल लेना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन इसकी गवर्नमेंट, जब वो गवर्नेंस में कब आ गया, पैलेस्तीन के अंदर 2007 में, जब हमास गाजा के अंदर मतलब जो गाजा पट्टी है वहाँ पर 2007 के अंदर हमास पावर में आ गया था। तो इजराइल और इजिप्ट ने दोनों ने एक परमानेंट ब्लॉकेड कर दिया सिक्योरिटी के लिए। ऐसा क्यों किया, क्योंकि गाजा के अंदर हमास का शासन था, तो इजराइल ने और उसको ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने का मतलब हो गया कि एक तरह से सीमा बना दी कि इस सीमा से इजराइल वाली सीमा है, जिसके अंदर गाजा पट्टी के लोग नहीं आ सकते हैं। तो इस तरह उन्होंने एक परमानेंट ब्लॉकेड बना दिया था सिक्योरिटी के लिए। अब साथ में एक चीज़ और समझो, 3 जो फंक्शनल बॉर्डर क्रॉसिंग एरिया है, किसके अंदर से, गाजा पट्टी में केवल 3 ही ऐसे एरिया है जो कि क्रॉस कर सकते हैं। एक साइड में मेडिटेरियन सी है, और बाकी दूसरे साइड में, एक साइड में इजराइल है और दूसरे साइड में क्या है, इजिप्ट है। तो आप सोचिए कि जो साउथ वेस्ट में इजिप्ट है, वहाँ पे एक रफा क्रॉसिंग है। क्या नाम है, रफा क्रॉसिंग। उसको कौन कंट्रोल करता है, इजिप्ट। तो गाजा पट्टी से लोग क्या कर सकते हैं, रफा क्रॉसिंग के साइड में आ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक केरम
अबू सलेम क्रॉसिंग है और एरेज क्रॉसिंग है। इन दोनों को कौन कंट्रोल करता है? इजराइल। तो इस तरह आपको गाजा पट्टी के अंदर तीनों क्रॉसिंग भी समझ में आ गई है, गाजा पट्टी की लंबाई चौड़ाई देख ली है, इसकी हिस्ट्री देख ली है। उसके अलावा मेन चीज़ यही है, नॉर्थ और ईस्ट में इजराइल है, साउथ वेस्ट में इजिप्ट है और इसके वेस्ट में मेडिटेरियन सी है। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अब दिल्ली पोल्यूशन को समझ लेते हैं, एयर पोल्यूशन को समझ लेते हैं, क्लाउड सीडिंग को समझ लिया है हमने, धीरे धीरे कंप्लीट करते जाते हैं। बहुत अच्छा है टॉपिक, मजा आएगा। सबसे पहले एयर पोल्यूशन इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर एयर पोल्यूशन, तो उसकी सिचुएशन क्या है? तो अभी क्या हो रहा है कि वर्ल्ड के अंदर 50 पोल्यूटेड सिटी है, उसके अंदर 50 में से 39 सिटी ऐसी है जो केवल इंडिया के अंदर है, 39 पोल्यूटेड सिटी। अब इस चीज़ को ध्यान में रखना आप, 50 पोल्यूटेड सिटी के अंदर अगर 39 सिटी इंडिया के अंदर है, मतलब आप सोचें इंडिया में पोल्यूशन कितना हो रहा है। तो अभी हमको ये पढ़ना है कि एयर पोल्यूशन की कॉन्सिक्वेंस, उसकी इफेक्ट क्या है। तो सबसे पहला उसका इम्पैक्ट पड़ता है हेल्थ पे। अगर हमारी हवा में पोल्यूशन रहेगा तो उससे हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आएगी? श्वसन संबंधी प्रॉब्लम आएगी, लंग डिसीज हो जाएगी, क्रोनिक डिसीज हो सकती है, कार्डियोइक अरेस्ट हो सकता है, मतलब हमारे हार्ट से रिलेटेड बीमारियाँ हो सकती है और श्वसन से रिलेटेड बीमारियाँ हो सकती है, लंग्स फेफड़े खराब हो सकते हैं, ये सब चीज़ें। क्योंकि हम जैसे सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट से क्या जाता है, हमारे शरीर में धुआं जाता है और उससे फेफड़े खराब होते हैं। आप सोचिए जब एयर ही पोल्यूटेड होगी तो फिर सिगरेट पीने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो हवा जब अंदर जाएगी तो वैसे ही फेफड़ों को खराब कर देगी। उसके अलावा इकोनॉमी इंपैक्ट क्या पड़ता है? आप सोचिए कि जब हवा खराब होगी, एयर पोल्यूशन होगा तो उससे क्या होगा? मतलब इंसानों की लाइफ को लॉस होगा, उनकी एवरेज उम्र कम हो जाएगी, उनकी प्रोडक्टिविटी में कमी आएगी। उसके अलावा वो एक मतलब जैसे एक आदमी बीमार है और एक स्वस्थ आदमी है, स्वस्थ आदमी के काम करने की क्षमता ज़्यादा होती है और एक बीमार आदमी की काम करने की क्षमता कम होती है। तो अगर आपको कोई बीमारी हो गई है सिर्फ एयर पोल्यूशन के कारण, तो उसके कारण क्या दिक्कत आएगी? आपकी प्रोडक्टिविटी में कमी आ जाएगी। और अगर आपकी प्रोडक्टिविटी में कमी आ जाएगी तो उसकी सीधा सीधा इफेक्ट किस पे पड़ेगा? आपकी वर्किंग पे, और अल्टीमेटली इफेक्ट पड़ेगा जीडीपी पे। तो जीडीपी में लॉस कितना हो गया? 2022 में 3% लॉस हुआ सिर्फ एयर पोल्यूशन के कारण। और 2019 में कितना लॉस हुआ था? 1.36%, मतलब 36.8 बिलियन $। इतना पैसा जीडीपी का, इतनी जीडीपी का लॉस हुआ किसके कारण? सिर्फ एयर पोल्यूशन के कारण। इकोनॉमी इंपैक्ट समझ लिया है। तीसरी चीज़ समझो, इनइक्विटी। पोल्यूशन इज मच डन बाई रिच पर्सन, यानी जो अमीर लोग हैं वो पोल्यूशन करते हैं मोस्टली, क्योंकि उनकी इंडस्ट्रीज होती है। ऐसा नहीं है वो रोजगार देते हैं, हर चीज़ के पोज एंड मतलब लूप होल्स और फायदे और नुकसान होते हैं, ये बात मैं भी मानता हूँ। लेकिन इसमें क्या होता है कि रिच पर्सन्स के द्वारा ज़्यादा पोल्यूशन किया जाता है, लेकिन पुअर पर्सन्स के पास कोई फैसिलिटी नहीं होती है। रिच पर्सन्स तो क्या कर सकते हैं, जैसे स्मोक टावर अभी लगा है तो वो अगर उनके पास पैसा है तो वो उसकी तरह की इस तरह की जो सुविधाएं है, एयर फिल्टर्स लगा के उनके घर के आसपास शुद्ध हवा ले सकते हैं। लेकिन गरीब आदमी के पास कोई फैसिलिटी नहीं होती है तो उसको उसमें जीना ही पड़ेगा, या उसके पास या तो फैसिलिटी होती नहीं है, या उस फैसिलिटी अगर के लिए जो पैसा होता है वो पैसा नहीं है पे करने के लिए, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है, इनइक्विटी। एनवायरमेंटल इंपैक्ट भी पड़ता है। अभी मैंने बताया आपको 50 में से 39 मतलब जो सिटीज़ है वो केवल इंडिया के अंदर है। तो एनवायरनमेंट को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा, किसके कारण? केवल एयर पोल्यूशन से। अब आप रीजन्स को समझिए। रीजन्स यानी एक्सेसिव मोटराइज ट्रांसपोर्ट। अब इसकी 5 रीजन्स, अभी हमने एक एडिटोरियल पढ़ा था, आज से 2-3 दिन पहले ही पढ़ा था, जिसके अंदर क्या था कि हमने एक पढ़ा था कि एक अच्छी सिटी कैसे डेवलप की जाए। तो इस तरह इसकी रीजन क्या है? तो सबसे पहले रीजन समझ लेते हैं एयर पोल्यूशन के, कि मोटराइज ट्रांसपोर्ट यानी बहुत ज़्यादा व्हीक्यूलर एमिशन बहुत ज़्यादा होता है, और अर्बन पोल्यूशन का 60% किससे होता है? केवल व्हीकल से होता है। तो ये चीज़ जानने के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, रोड एक्सपांशन एंड ट्रैफिक कंजेस्टेशन, यानी अगर रोड जैसे जैसे बढ़ेंगे, रोड एक्सपांशन होगा तो गाड़ियाँ ज़्यादा बढ़ेगी, गाड़ियाँ बढ़ेगी तो ट्रैफिक बढ़ेगा, ट्रैफिक बढ़ेगा तो उससे पोल्यूशन बढ़ेगा। तो एयर पोल्यूशन के लिए एक और जिम्मेदारी किसके लिए, क्या रीज़न है? रोड का एक्सपांशन। तीसरा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। हम सोच रहे हैं डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, वो बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं करना चाहिए, उसको डेवलप करना चाहिए। बट इसमें एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है तो उसके कारण एयर पोल्यूशन 10%, अगर टोटल एयर पोल्यूशन है तो उसका सिर्फ 10%, उसका 10% हिस्सा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के कारण होता है। तो हमको इस चीज़ को समझने की जरूरत है कि हमें साथ के साथ अगर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसके आसपास हम ट्री गार्डन्स को डेवलप करें, पार्क्स को डेवलप करें, वाटर पॉन्ड्स को डेवलप करें, जलाशय को डेवलप करें। इस तरह की सारी चीज़ें डेवलप करेंगे तभी पोल्यूशन में कमी आएगी। उसके बाद नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ पराली, स्टबल बर्निंग, जो कि सबसे ज़्यादा होती है कहाँ पे? पंजाब हरियाणा में। तो इस वाले एरिया में विंटर के टाइम पे स्टबल बर्निंग कर ली जाती है। हमने कल भी इसका टॉपिक पढ़ा था स्टबल बर्निंग का। उसके अंदर क्या होता है, जब स्टबल बर्निंग यानी पराली को जलाया जाता है तो उसका कारण क्या होता है कि जो क्रॉप रेजिड्यू को जला दिया जाता है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? एयर पोल्यूशन उसके कारण बढ़ जाता है। तो ये भी एक तरह से सबसे बड़ा रीजन है। उसके अलावा इनएडिक्वेट ग्रीन स्पेस, यानी हमारे सिटी के अंदर एरिया इतना खचाखच भरा हुआ है कि वहाँ पर हम ना तो ट्री प्लांट्स लगाते हैं, ना उसके अलावा हम वहाँ पर जलाशय बनाते हैं, ना पॉन्ड्स बनाते हैं, ना हम ऐसा कोई भी फीचर क्रिएट करते हैं जिसके कारण पोल्यूशन फ्री बने। इन सब चीज़ों को क्रिएट ना करने की जगह हम क्या करते हैं? बस सिटी को और ज़्यादा डेवलप करने की सोचते हैं। और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की कमी, क्योंकि क्या होता है कि आजकल क्या हो रहा है कि हर आदमी चाहता है कि उसका प्राइवेट व्हीकल से वो चला जाए, और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इतना होता नहीं है। और अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, एक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन डेवलप कर दिया जाए तो उससे पोल्यूशन में कमी आ जाती है। लेकिन ऐसा सिटियों में, मोस्टली बड़ी बड़ी सिटियों में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जितना होना चाहिए उतनी अवेलेबिलिटी नहीं होती है। ट्रेन जैसे चाहिए 100 और अभी केवल 20 ट्रेन ही चल रही है, जो उसके कारण क्या होता है? पोल्यूशन
कम नहीं होता है। तो हमको क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है हमें हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाने की भी जरूरत है। तो एयर पोल्यूशन का एक रीज़न और क्या हो गया है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की कमी। अब इसके लिए मेजर्स क्या है, तो मैंने आपको अभी बताए थे, सारी चीज़ें गार्डन्स बनाना, सारी चीज़ें बनानी है। तो अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी ऑफ सिटी बिल्डिंग, यानी आप सिटी को अगर बिल्ड कर रहे हो तो उसके लिए अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी को डेवलप करो, ठीक है। उसके अलावा प्रमोट करो पब्लिक अवेयरनेस को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करो। उसके अलावा प्राइवेट व्हीकल्स को कंट्रोल करना है, जैसे ऑड और इवन स्कीम के थ्रू उनको कंट्रोल कर दिया। उसके अलावा लोगों को कि एक आप 2 से ज़्यादा व्हीकल नहीं परचेज कर सकते घर के अंदर एक पर्सन के नाम पे। और उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, बाईसाइकिल्स होती है उनको बढ़ावा दे सकते हैं। कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, उसके अंदर बाईसाइकिल ऑफिसर्स गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाए और गवर्नमेंट के द्वारा जैसे परमानेंट एम्प्लॉयमेंटशिप दी जाए उनको, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह बाईसाइकिल कंट्रोलर या फिर जैसे बाईसाइकिल ऑफिसर। तो उससे क्या होगा कि लोगों में साइकिल के प्रति जो भावना घट चुकी थी वो वापस बढ़ जाएगी। तो इस तरह लोग वापस पुरानी चीज़ों के लिए अट्रैक्ट होंगे, तो इससे भी पोल्यूशन कम हो सकता है। उसके अलावा जीरो एक्सेप्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की जीरो एक्सेप्टेंस टॉलरेंस नीति अपनाई जाए कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन में जैसे नेट जीरो कार्बन की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे हम इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के थ्रू उसमें जीरो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। उससे कार्बन का जो उत्सर्जन होता है वो नेट जीरो बेसिस पर चलना चाहिए, नेट जीरो एमिशन बेसिस पर। उसके अलावा अर्बन कॉमन्स होते हैं उसको प्रिजर्व करना, जिसमें वाटर बॉडी डेवलप करो, पॉन्ड्स डेवलप करो, पार्क्स डेवलप करो। और सबसे बड़ी चीज़ होती है पब्लिक अवेयरनेस, यानी लोगों को अवेयर करो कि अगर आप एयर पोल्यूशन में हमारी को कम करने में सहायता करोगे तभी हमारा देश ग्रो करेगा। तो इसके लिए उनको खुद लोगों को अवेयर करना जरूरी है, लोगों को उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराना भी बहुत जरूरी है। तो ये सारे मेजर्स है, ये सारे टॉपिक बहुत सिंपल है। एयर पोल्यूशन का अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है अगर यूपीएससी मेंस में, तो आपको इसी तरह लिखना है कि आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए। 5 पॉइंट्स आपको 5 पॉइंट्स मेजर से याद होने चाहिए, 5 पॉइंट उसके कॉन्सिक्वेंस के याद होने चाहिए। उसके अलावा उसके 5 पॉइंट्स आपके पास क्या मतलब सॉल्यूशंस मैंने बताई दिए हैं, उसके अलावा रीजंस क्या है वो सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। अब साथ के साथ ही एयर पोल्यूशन को पढ़ा है तो वो तो इंडिया बेस्ड एयर पोल्यूशन था, अब दिल्ली बेस्ड एयर पोल्यूशन भी देख लो वो भी सेम लैंग्वेज है, उसमें भी इजी है, बट मैं आपको साथ में इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि दिल्ली का क्वेश्चन आ जाता है मोस्टली, क्योंकि एनसीआर दिल्ली रीजन चल रहा है। तो आप वो क्वेश्चन क्या आता है, जैसे अभी आरएस के मेंस के एग्जाम आ रहे हैं तो उसमें मेंस में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई दिल्ली एनसीआर रीजन के अंदर अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मतलब उसके अंदर ग्रेप नॉर्म्स को अपना दिया गया है, ग्रेट रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। तो वो ऐसा बोल सकते हैं कि दिल्ली पोल्यूशन को एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको क्या करना है, वैसे इंडिया का एयर पोल्यूशन और दोनों सिमिलर है, लेकिन आपको इन चीज़ों को लिंक करना आना चाहिए। उसमें हो सकता है जयपुर आ जाए, कोई भी सिटी का दे दिए कि वहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा है, आप क्या करोगे। तो हमको बस एक बार के लिए समझने के लिए आपको पॉइंट्स ध्यान में होने चाहिए। इन दिल्ली समडे एयर क्वालिटी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 से क्रॉस कर जाती है, हिट्स कितनी करती है 500 को। अब पोल्यूशन रीजन्स इन दिल्ली के अंदर पोल्यूशन के रीजन क्या है, तो पहला रीजन है स्टबल बर्निंग, जो अभी हमने एयर पोल्यूशन में भी पढ़ा था, पराली को जलाना। पंजाब और हरियाणा में पोल्यूशन होता है, तो टोटल पोल्यूशन दिल्ली के टोटल पोल्यूशन का 25% कहाँ से होता है, स्टबल बर्निंग से। इसमें इसके कारण टॉक्सिक पोल्यूटेंट जनरेट होते हैं स्टबल बर्निंग से। कौन कौन से, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कार्सिनोजेनिक, पॉलीसाइक्लिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। याद रखना 4 टॉक्सिक पोल्यूटेंट जनरेट होते हैं, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड, एक मीथेन होता है, एक कार्सिनोजेनिक, पॉलीसाइक्लिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और एक वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। चारों चीज़ें समझ ली, स्टबल बर्निंग को समझ लिया होगा आपने, पंजाब और हरियाणा में होता है। उसके अलावा दिल्ली के अंदर जो वाइंड डायरेक्शन होता है वो दिल्ली की तरफ होता है, पंजाब और हरियाणा का। तो अगर जो भी वहाँ पर ज्वलनशील पदार्थों के जलन के कारण जो पोल्यूशन बढ़ रहा है वो दिल्ली की ओर चला जाता है, क्योंकि वाइंड डायरेक्शन दिल्ली की ओर होता है। तो 72% ऑफ दिल्ली वाइंड इज फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट की साइड से आती है, तो उसके कारण क्या होता है, दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ जाता है। एक टेम्परेचर इन्वर्जन, इसके अंदर एयर टेम्परेचर इंक्रीज, जैसे जैसे हम क्या देखते हैं मोस्टली एल्टीट्यूड बढ़ता है तो एयर टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, ठीक है। लेकिन दिल्ली के केस में उल्टा है, दिल्ली के केस में एयर टेम्परेचर घटता है एल्टीट्यूड ऊंचाई बढ़ने के बाद भी। तो इसके कारण क्या दिक्कत आती है कि पोल्यूशन मतलब एयर टेम्परेचर घटता है, तो उसके कारण क्या होता है कि अगर एयर टेम्परेचर एक तो ज़्यादा होता है, हवा का टेम्परेचर यानी गर्मी ज़्यादा होती है, तो उसके कारण क्या होता है, पोल्यूशन कम होता है, वो बादल छिड़क जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि दिल्ली के अंदर एयर टेम्परेचर कम होता है तो नमी मेंटेन रहती है, और उसके कारण क्या होता है कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा धुंध कोहरा जैसी स्थिति हो जाती है। और यहाँ तक कितनी बार तो ऐसा हो जाता है कि हमारे सामने हमको चीज़ें नज़र नहीं आती, इतना ज़्यादा कोहरा हो जाता है। तो क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वो हवा छिड़क जाती है, उसके कारण थोड़ा सा मौसम खुल जाता है, इस चीज़ को समझो। उसके बाद होता है ड्राई एंड स्टिल एयर, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कैसे, लेस रेनफॉल एंड वाइंड स्पीड विच मीन्स दैट द पोल्यूटेंट डू नॉट गेट वॉश्ड अवे और डाइल्यूटेड बाय फ्रेश एयर। क्या होता है सर्दियों के मौसम में क्या होता है, ड्राई एंड स्टिल एयर होती है। गर्मी और बारिश में तो क्या होता है कि हवा मतलब सूखी चलती है और उसके अंदर क्या होता है, हवा में नमी रहती है, तो जिसके कारण क्या होता है कि उस हवा के बहने से जो बादल है वो थोड़े से मौसम खुल जाता है। लेकिन इसके अंदर जब सर्दियों में क्या होता है, लेस रेनफॉल और जो वाइंड स्पीड बहुत ज़्यादा कम होती है, जिसके कारण क्या होता है, पोल्यूटेंट वॉश्ड अवे नहीं होते हैं और फ्रेश एयर डाइल्यूट नहीं होती है उसके कारण, और उसके कारण नई फ्रेश एयर नहीं आ पाती है, तो उसके कारण कोहरा धुंध जम जाता है। उसके अलावा व्हीक्यूलर एंड इंडस्ट्रियल एमिशन, जो ऑलरेडी मैंने एयर पोल्यूशन में बताया था, और दिल्ली पोल्यूशन में भी सबसे बड़ा 25% कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है, व्हीक्यूलर मतलब एमिशन का दिल्ली में। लेकिन इंडिया लेवल पे देखोगे तो 60%, आप सोचिए, अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करेंगे तो 60%, और केवल दिल्ली की बात करेंगे तो 25% रोल किसका है, व्हीक्यूलर एमिशन का, और 25% रोल किसका है, स्टबल बर्निंग का दिल्ली लेवल पे। पर इंडिया लेवल पे 10%
रोल है उसका स्टेबल बर्निंग का। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। डस्ट स्टॉर्म, फायर क्रैकर्स, दीपावली के टाइम पे फायर क्रैकर्स को जलाया जाता है, और डोमेस्टिक बायोमास बर्निंग, इसके कारण भी दिल्ली के पोल्यूशन बढ़ता है। अब गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं, तो एक ग्रीन वॉर रूम बनाया है जिसमें एक 9 मेंबर टीम को, मतलब 9 मेंबर टीम की स्थापना की गई है, जो क्या करेगी, मॉनिटर करेगी। जो 20 गवर्नमेंट एजेंसी है जो पोल्यूशन के अगेंस्ट क्या एक्शन ले रही है, उसको मॉनिटर करने का काम किसका है, ग्रीन वॉर रूम का है। ये एक 9 मेंबर टीम है, ये याद रखना। उसके अलावा एक एंटी पोल्यूशन कैंपेन चलाया गया है, जिसके अंदर युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध कैंपेन लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, दिल्ली गवर्नमेंट के नाम के द्वारा। क्या नाम है, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध कैंपेन, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। और इसमें ट्री ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, बहुत ज़्यादा ट्री को उगाए जाने का काम किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ो, ग्रीन दिल्ली ऐप। एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव और है ग्रीन दिल्ली ऐप, यानी अगर आपको कहीं पे भी पोल्यूशन नजर आता है तो आप उस ऐप के अंदर फोटो खींचिए और उस पोर्टल पर अपलोड कर दीजिए। जब उस ऐप पर अपलोड हो जाएगा तो दिल्ली गवर्नमेंट तुरंत उस पर कार्रवाई करेगी। तो ये अलाउ करता है सिटीजन्स टू रिपोर्ट एनी इंस्टांस ऑफ पोल्यूशन। एग्जाम्पल, गार्बेज बर्निंग जल रहा है, इंडस्ट्रियल एमिशन हो रहा है, ट्रैफिक हो रहा है, तो आप उसका फोटो डालिए दिल्ली गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेगी। नेक्स्ट, बायो डिकम्पोजर। एक पूसा इनिशिएटिव होता है, मतलब पूसा इंस्टीट्यूट होता है, पूसा डिकम्पोजर आपने सुना होगा, इसको हमने कल भी पढ़ा था स्टेबल बर्निंग के केस में। उसके अंदर क्या होता है, वो कैप्सूल फॉर्म में होता है। तो वो क्या करता है, जो स्टेबल बर्निंग की जगह क्रेप रेजिड्यू जो बच जाती है, या तो स्टेबल बर्निंग उसको जला दिया जाता है, उसकी जगह क्रॉप रेजिड्यू को क्या किया जाता है, उस पर पूसा जो डिकम्पोजर होता है उसकी अगर 4 कैप्सूल से क्या बनता है, 25 लीटर का लिक्विड बनता है। और जब 25 लीटर का जो लिक्विड होता है वो 1 हेक्टेयर वाली लैंड पर काम कर सकता है, 1 हेक्टेयर ज़मीन पर काम कर सकता है, और उसको 20 दिन में वो डिकम्पोज कर देता है। किसको, जो कि रेजिड्यू बची है, क्रॉप का जो अवशिष्ट माल बचा हुआ है, तो उसको डिकम्पोज कर देता है, वो भी विथआउट बर्निंग और विथआउट पोल्यूशन, क्योंकि एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है। तो बायो डिकम्पोजर का यूज़ भी किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट इसके लिए भी इनिशिएटिव ले रही है। उसके अलावा वाटर स्प्रिंकलर्स। वाटर स्प्रिंकलिंग का मतलब वही क्लाउड सीडलिंग जो हमने पढ़ा है, क्लाउड सीडिंग। उसके अंदर क्या होता है कि वाटर स्प्रिंकलिंग यानी पानी का छिड़काव किया जाता है कोहरे और धुंध पर, और जब पानी का छिड़काव किया जाता है तो रोड स्वीपिंग मशीन के थ्रू या एंटी स्मोक गन के थ्रू उसके कारण डस्ट को रिड्यूस किया जाता है। और या फिर अभी आर्टिफिशियल ड्रोन जो कि दिल्ली गवर्नमेंट करने वाली है, उसके थ्रू भी क्या कर सकते हैं, पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक समझो, मेजर्स। इसके और क्या मेजर्स, ये तो समझ गया कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट लेने वाली है, या मतलब गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले चुकी है, सॉरी। अब उसके अलावा और क्या मेजर्स अवेलेबल है, तो आप क्या कर सकते हो, सबसे मेन चीज़ होता है ट्रैफिक को कंट्रोल करो। ये चीज़ हमने एयर पोल्यूशन के केस में भी पढ़ा था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दो, सिटी अल्टरनेटिव सिटी को बिल्डिंग की स्ट्रेटेजी को डेवलप करने की कोशिश करो। वैसे ही क्या होता है ट्रैफिक को कंट्रोल करो। इट इज़ मतलब आप ऐसा कर सकते हो कि एक कंजेस्टेशन चार्ज चालू कर सकते हो कि जिसके अंदर क्या होता है, जैसे ड्राइवर्स है उसके ऊपर एक चार्ज लगाया जाएगा, अगर वो सर्टेन एरिया जो कि प्रोहिबिटेड है, या जो कि इस टाइम पे कि 7 से 8 इस एरिया के अंदर, ये नॉर्मली हमको पता होता है कि जैसे 7 से 8 ये वाले एरिया में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहेगा। तो अगर ड्राइवर कोई भी जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला ड्राइवर है या उसके अलावा कोई ऐसा ड्राइवर है, तो उस पर एक कंजेस्टेशन चार्ज लगा दिया जाता है कि अगर आप 7 से 8 वाले एरिया के अंदर इस एरिया में एंट्री करते हो तो आप पर ये वाला चार्ज लगेगा, या ये आपको एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ेगी। तो उससे क्या होगा, वो आदमी उस एरिया में आने से बचेगा। तो 7 से 8 वाला जो टाइम होता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उस एरिया में ट्रैफिक कम होगा तो उसके कारण धुआं कम जलेगा तो पोल्यूशन कम होने के चांस है। तो इस तरह एक कंजेस्टेशन चार्ज को लगाया जाए। उसके अलावा पोल्यूशन कंट्रोल के लिए ड्रोन का यूज़ किया जाए। कैसे, ड्रोन का यूज़ करके हम हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इस जगह पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसके वहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, जैसे स्मोक टावर का यूज़ कर लिया। आज आप सोचिए सारी चीज़ें पोल्यूशन से रिलेटेड ही है। स्मोक टावर हो गया, क्लाउड सीडिंग हो गया, एयर पोल्यूशन का एडिटोरियल आया है, दिल्ली पोल्यूशन का एडिटोरियल है। मतलब दिल्ली पोल्यूशन तो मैंने साथ के साथ मैंने खुद ने पढ़ाया है। उसके अलावा गाजा स्ट्रिप तो चलो उससे अलग है। तो ये सारे टॉपिक आज मोस्टली किससे आए हैं, पोल्यूशन से रिलेटेड। तो आज आप सोचिए एक ही दिन में, आज जो अपना 10 नवंबर का जो लेक्चर्स है उसके अंदर आपको सारी चीज़ें एक ही दिन में क्लियर हो जाएगी। तो आप सोचिए कितना अच्छा आपको फायदा मिलने वाला है। तो ड्रोन का यूज़ करके आप हॉटस्पॉट को आइडेंटिफाई कीजिए, और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके भी हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। एक वर्टिकल गार्डन, जो कि ऑलरेडी एयर पोल्यूशन के केस में भी मैंने समझाया था कि वर्टिकल गार्डन्स का मतलब क्या होता है कि भाई आप ट्री प्लांटेशन, जलाशय, पॉन्ड को डेवलप करो और प्योरीफाई करेंगे एज ट्री जैसे जैसे ट्री बढ़ेंगे, और इसका ये CO2 को कंज्यूम करने का काम करेंगे। उसके अलावा अगर लो कार्बन लाइफस्टाइल, यानी कोई साइकिल चलाता है, बाईसाइकिल चलाता है, या उसके कारण उसके लिए भी रिवॉर्ड दिए जाए कि जो बाईसाइकिल का यूज करेगा, जो बाईसाइकिल्स ऐसे जो ग्रीन जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का यूज करेगा, या फिर हाइड्रोजन वाले व्हीकल्स का यूज करेगा, तो उसको रिवॉर्ड दिया जाए, जिससे वो लोगों के लिए मिसाल बने और भी लोग उसके तरफ अट्रैक्ट होकर इस तरह की कार्रवाई करें और पोल्यूशन से हमारे देश को बचाए। तो अडॉप्ट लो कार्बन लाइफस्टाइल थ्रू है रिवॉर्ड सिस्टम के थ्रू। अब एक ये फैक्ट समझ लो, दिल्ली इज मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन 2022 के अंदर सबसे पोल्यूटेड सिटी कौन सी थी, दिल्ली, वर्ल्ड के अंदर। और इन इंडिया 39 आउट ऑफ 50 मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया के अंदर एग्जिस्टेड 39 सिटीज़, ये ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं। तो हमने क्या क्या टॉपिक समझ लिए हैं, हमने गाजा स्ट्रिप को पढ़ लिया है, क्लाउड सीडिंग को पढ़ लिया है। उसके अलावा याद रखना उसके एक तो सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों केमिकल के नाम याद रखने हैं आपको। उसके अलावा एक टॉपिक और क्या है, हमने दिल्ली पोल्यूशन को पढ़ लिया है, एयर पोल्यूशन को पढ़ लिया है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव देख लिए हैं उससे रिलेटेड, ग्रीन वॉर रूम को देख लिया है, 9 मेंबर टीम है जो। उसके अलावा एयर पोल्यूशन को समझा है, गाजा स्ट्रिप को समझ लिया है,
एंड द मेन टॉपिक जो था स्मोक टावर उसको भी समझाए, और एक सुप्रीम कोर्ट ने जो वार्निंग दी है उसको भी हमने अंडरस्टैंड कर लिया है। तो आज के सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। एक एडिटोरियल और आया है जो है क्या नाम है, ई एफ आई आर के ऊपर है, उस टॉपिक को वो एडिटोरियल है तो उसको हम कल पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है वो, मतलब 9 नवंबर के जो एडिटोरियल है उसके अंदर है, उसको हम पढ़ेंगे। आप चिंता मत कीजिए, कोई भी एडिटोरियल नहीं छूटेगा। जितने भी एडिटोरियल होते हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो सारी टॉपिक्स हम पढ़ते हैं, हम एक भी टॉपिक नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता हो कि हम टॉपिक छोड़ रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, हो सकता है वो एक आध दिन बाद कवर हो, पर वो कवर सारे एडिटोरियल हो जाएंगे ऐसा। और बहुत सारे एडिटोरियल जैसे 70 आवर्स वर्किंग वाला कल आया था, तो वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो उसको अब बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। एक बार नोट्स क्रिएट हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा और क्या टॉपिक्स आए थे, जैसे कि इजराइल वाला था, तो इजराइल का हम पढ़ चुके हैं। गाजा स्ट्रिप को हमने आज से 10-15 दिन पहले पढ़ा था, आज फिर पढ़ लिया है। क्लाउड सीडिंग को हमने 15 दिन पहले पढ़ा था, इसलिए मैंने कहा कि आज आया था तो आज न्यूज़ में, तो आज वापस पढ़ लिया, तो रिवीजन हो गया। अब अगर डेली गाजा स्ट्रिप पढ़ोगे तो इतना टाइम वेस्ट करने से क्या मतलब है। कहने का मतलब ये है कि गाजा स्ट्रिप आज पढ़ लिया है, अब अगर वापस आएगा 5-7 दिन बाद तो वापस रिवाइज कर लेंगे। तो इस तरह सारे टॉपिक्स को हमको पढ़ते रहेंगे, कुछ भी टॉपिक नहीं छूटेगा, वो भी डिटेल फॉर्म में और ईजी इन्फॉर्मेशन के साथ में। आप एक बार पढ़िए, अगर आपको कुछ भी दिक्कत लगती है तो कमेंट कीजिए, मैं उससे तुरंत इंप्रूव करूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।